यहाँ आप लोगों से मिलने और बात करने का जो मौका है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। इसके आयोजकों के प्रति। और मिथिलेश जी, हम दोनों साथ में घूम करके इस तरह के प्रोग्राम में बात रखते हैं, तो मिथिलेश जी ने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रण दिया। फिर मृत्युंजय जी, इन सबको और अन्य साथियों को और आप लोगों को फिर से जोहार। तो मिथिलेश जी ने अपनी वक्तव्य ग्राम सभा पर पहुंचा करके रुके। ग्राम सभा का जो अवधारणा है, आदिवासी बहुल इलाकों में, वो हम लोगों को पेशा कानून से मिला है। खैर, पेशा कानून आने के पहले हम लोगों का जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम अलग अलग राज्यों में चालू था आज़ादी के बाद में। लेकिन जब 1993 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देखा कि ऊपर से लेके नीचे तक जो ब्यूरोक्रेसी है और जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं, ये एक श्रृंखला है शोषण का। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से 100 रुपया विकास के काम में लगाते हैं या अलॉट करते हैं, तो वो गांव पहुंचते 15 रुपया हो जाता है। बीच में परसेंटेज काट काट करके वो जब जिनके पास विकास का काम होना चाहिए वहां जब पहुंचता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसको ठीक से फिर से लागू करेंगे। तो उसके लिए संविधान में संशोधन लाया 1993 में। उसको 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान को अमेंड करके त्रिस्तरीय, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत को सशक्त बनाने और उसको अधिकार देने पूर्ण रूप से। पंचायत स्तर पर जो भी काम होगा, जैसे आपका प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और जो भी पंचायत के लेवल पर, गांव स्तर पर जो विकास का काम होगा, वो सारा ग्राम पंचायत के द्वारा होगा। और ब्लॉक लेवल का जो पंचायत का काम होगा, वो ब्लॉक लेवल का जो पंचायत है उसी के द्वारा होगा। और जिला स्तर में, जिला स्तर के लिए जनप्रतिनिधि को चुना जाएगा पंचायत इलेक्शन के द्वारा। और जिला स्तर में जिला परिषद होगा, और वो लोग जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि को बेहतर जानकारी है। जो थानाशाह जो है, ब्यूरोक्रेट जो बैठा है, डीसी और अन्य विभागीय हेड्स जो है, उनसे ज़्यादा जानकारी जनप्रतिनिधि को है जनता के ज़रूरत के बारे में। इसलिए पंचायत के द्वारा पंचायत को अधिकार देगा और पंचायत में डायरेक्ट फंड आएगा, ताकि बीच में कोई उसको काट नहीं लेगा। तो पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज लोकल बॉडीज बोलते हैं, लोकल बॉडी। अभी केरल में लोकल बॉडीज का इलेक्शन होने वाला है। तो ये पंचायती राज सिस्टम 73 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया था, वो पूरे देश के लिए था। पूरे देश में बराबर सब जगह में पंचायती सिस्टम ऐसे ही चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ में आदिवासी इलाके में, आदिवासी बहुल इलाके में जो कार्यकर्ता लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी नेता लोग जो समाज के बारे में सोचने वाले थे, उन्होंने सोचा कि पूरे देश के लिए जो कानून बनता है, वो आदिवासी बहुल इलाके में रूबरू उसको लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रूबरू लागू होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का अपना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। उनका संस्कृति बृहद समाज से, जो बाहर के समाज है, उससे थोड़ा अलग है। वो क्यों अलग है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो लोगों ने सोचा कि 5वीं अनुसूची, संविधान में जो 5वीं अनुसूची है, उसी में कहता है कि पूरे देश के लिए और पूरे राज्य के लिए जो कानून बनेगा विधानसभा के द्वारा और संसद के द्वारा,
उसको रूबरू आदिवासी बहुल इलाके में लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासियों का अपना परंपरागत शासन व्यवस्था है। अपने परंपरागत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के द्वारा वे अपने समाज में सुशासन और शांति बनाए रखते हैं पहले से, मतलब ऐतिहासिक रूप से। अभी तो बहुत ज़्यादा बाहर के सिस्टम से मिल गया, इसलिए थोड़ा सा उनका परंपरागत सिस्टम क्या बोलेंगे, डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट मतलब वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे, कमज़ोर हो गया। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया। आप लोग जो आदिवासी गांव से आते हैं आपको पता होगा किस प्रकार आपका ग्राम सभा और अन्य चीज़ें चलता है। तो लोगों ने डिमांड किया कि आदिवासी इलाके के लिए पंचायत राज का जो सिस्टम बनाया है उसका अलग रूप होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं पैसा। पैसा का पूर्ण रूप है इसको PESA, पैसा। तो उसका पूर्ण रूप ऐसा है कि प्रोविजंस ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरिया वही है जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है, आदिवासी बहुल इलाके। 5वीं अनुसूची, शेड्यूल्ड एरियाज और आदिवासी बहुल इलाके, ये तीनों एक ही चीज़ है, तो 3 अलग अलग रूप से उसको बोलते हैं। तो 5वीं अनुसूची इलाके में, जैसे आपके उड़ीसा में कुछ जिले हैं जहाँ पर आदिवासी बहुल जिला है, वो झारखंड में है कई जिले जहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है। वहाँ के लिए सारे देश के लिए जो पंचायती राज बनाया था उसका प्रावधान रूबरू ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करके आदिवासी इलाकों में लागू करें, ताकि आदिवासी अपने इलाके में स्वशासन कर सके, खुद अपने गांव को चला सके। अपने गांव के अंतर्गत जो भी संसाधन है उसका स्वामित्व ग्राम सभा के हाथ में रहे। ग्राम सभा यही है जो राजस्व गांव है और उसमें अलग अलग टोले भी हो, जहां पर एक हामलेट है। हामलेट का मतलब है कि बस्ती है, वहां पर कुछ घर है, हाँ, 10 हो, 15 घर हो या 25 घर हो, उससे भी ज़्यादा हो। वहाँ पर जितने भी व्यक्ति है जो वयस्क है, जिसका उम्र 18 साल से ऊपर है, वो सारे लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो इसका मतलब ग्राम सभा स्वयंभू है, जहाँ पर लोग घर बना के साथ में रहते हैं, बस्ती में, गांव में, वो ग्राम सभा है। और उसमें 18 साल के ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, महिला और पुरुष, सब मिलके वो ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। इसका मतलब ग्राम सभा स्वयंभू है और उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना अधिकार है। और ग्राम सभा बैठकी जब गांव के संसाधन के बारे में और या गांव में कुछ झगड़ा हुआ, वो सब के बारे में फैसला करने के लिए, गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए ग्राम सभा गांव के स्तर पर में बैठकी करती है। और उसका बैठकी का भी कब करना है, कैसे करना है, गांव के लोग मिल करके तय करेंगे। और आदिवासी गांव में उनके परंपरागत नेतृत्व करने वाले गांव का जो मुखिया है, हेड है, प्रधान बोलते हैं हम लोग झारखंड में, आप लोगों को पता नहीं, गांव के मुखिया, हाँ, गांव के मुखिया, लेकिन हम लोग झारखंड में पंचायत के हेड को भी मुखिया बोलते हैं। तो गांव के मुखिया को हम लोग प्रधान बोलते हैं। लेकिन अलग अलग आदिवासी समूह जो है, हो जनजाति है, संताल है, उड़ाव है, मुंडा है, तो मुंडाओं के बीच में गांव के प्रधान को लोग मुंडा ही बोलते हैं और हो लोग भी मुंडा ही बोलते हैं। मुंडा हो लोगों के बीच में तो मुंडा मान की व्यवस्था भी है। मुंडाओं के अलग अलग गांव के मुखिया को वो लोग मुंडा बोलते हैं और 10-15 गांव का जो क्लस्टर बनता है उसका हेड को लोग मानकी बोलते हैं, वो कोल्हान में, चाईबासा में है। तो इसी तरह उनके परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है, उनको अधिकार मिलेगा और वो ग्राम सभा की जो बैठकी होगी उसका अध्यक्षता वो परंपरागत गांव के जो हेड है वो करेगा। और वो लोग मिल करके सर्वसम्मति से फैसला करते हैं। वो अपना आदिवासी गांव का परंपरागत
स्वशासन व्यवस्था है और उनका कस्टमरी लॉस है, उनका परंपरागत तरीका, उनके सांस्कृतिक मूल्यों और तौर तरीकों के अनुसार वो लोग अपना फैसला करें और ग्राम सभा को सीधा फंड जाएगा। लेकिन ये पैसा कानून का जो प्रावधान है कि ग्राम सभा को सारा अधिकार है, गांव के अंतर्गत जो संसाधन है वो ग्राम सभा का संसाधन होगा और उसका दोहन बाहर से आके जो करना है उनको ग्राम सभा का अनुमति लेना होता है। यही है पैसा कानून में ग्राम सभा को सशक्त करने का सारा प्रावधान उसमें है। लेकिन जिन जिन स्टेट में आदिवासी बहुल इलाके हैं उन स्टेट्स में पैसा कानून 1996 में जो यूनियन गवर्नमेंट जो पैसा कानून बनाया आदिवासी बहुल इलाके में परंपरागत स्वशासन व्यवस्था और ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके ग्राम सभा को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया है। हाँ, विशेष करके संसाधन के ऊपर ग्राम सभा का अधिकार होना चाहिए, उसको स्पष्ट रूप से ग्राम सभा नहीं, पैसा कानून में लिखा नहीं है। उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। झारखंड में हाल में पैसा कानून के अनुरूप वो लोग स्टेट लेवल पर कानून बनाया, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, लेकिन उसमें संसाधन के ऊपर ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया है और भी कुछ प्रावधान को उसमें नहीं डाला है। और पिछले 2024 सितंबर महीना में वहाँ पर केस चलता है, मतलब आदिवासी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर के सरकार के ऊपर केस किए कि अभी तक झारखंड अलग होकर के, झारखंड पहले बिहार का भाग था, झारखंड अलग होकर के पैसा कानून पंचायती राज अधिनियम, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 तो बनाया, लेकिन पैसा को लागू करने के लिए फिर उसका नियमावली बनाना होता है राज्य सरकार को, वो नहीं बनाया। इसलिए लोगों ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड गवर्नमेंट को आदेश दिया कि 2-3 महीने के अंदर पंचायत पैसा कानून को ठीक से लागू करने के लिए उसका नियमावली बनाएगा। और पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड ने पैसा का नियमावली एक तरीके से बनाया, लेकिन वो समाज के लोगों को स्वीकार्य नहीं था, उसके खिलाफ विरोध किए। अभी फिर से उसको रिवर्क करने के बहाने में सरकार 1 साल पार करा दिए। अभी तो 2025 पार हो गया, 2024 में सरकार को आदेश दिया था झारखंड हाईकोर्ट ने, तो 1 साल पार करा दिया। अभी भी हम लोग पंचायत पैसा कानून को लागू ठीक से करने के लिए नियमावली जो बनाना चाहिए था वो सही तरीके से ग्राम सभा को पावर देते हुए वो बनाने के लिए अभी भी उस नियमावली की इंतजार में हम लोग हैं झारखंड में। और उड़ीसा में वो लागू है किसी प्रकार से, लेकिन ग्राम सभा को पूरा अधिकार नहीं दिया है। और ग्राम सभा को अधिकार ग्राम सभा के लोग सशक्त होकर के एकजुट होकर के वो लिया भी जा सकता है, उसको भी ग्राम सभा को अपने तरीके से नीचे से कैसे उसको एम्पावर करके उसको खड़ा करना है, उस पर भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो मैंने शुरू में कहा कि 5वीं अनुसूची संविधान का जो 5वीं अनुसूची है उसमें कहा गया है कि पूरे देश के लिए और राज्य के लिए जो कानून बनता है विधानसभा और पार्लियामेंट के द्वारा, उसको अगर आदिवासी लोग उससे खुश नहीं है तो उसमें वो लोग अमेंडमेंट चेंज करा सकते हैं। तो अगर पूरे देश के लिए जो कानून बनता है वो रूबरू आदिवासी बहुल इलाकों में लागू नहीं होगा, तो उसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं उसका अधिकार आपके स्टेट का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, और आपके हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, उनके अनुमति से 5वीं अनुसूची इलाके में या आदिवासी बहुल क्षेत्र में आपका ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, जनजातीय सलाहकार समिति बोलते हैं उसको, TAC, अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में TAC बोलेंगे। तो वो TAC जैसे अगर कोई कानून
आदिवासी इलाके में ऐसे ही लागू नहीं होगा करके लोग विरोध करेंगे, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल उसका रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति और राज्यपाल को देंगे और उसमें किस तरह परिवर्तन करना है उसको अलग तरीके से बना करके राज्यपाल से और राष्ट्रपति से उसका अप्रूवल ले लेने से अपने आदिवासी बहुल इलाके में वे अपने तरीके से शासन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि कोई भी राज्यपाल या किसी भी आदिवासी बहुल इलाके के लोग के जो सांसद हैं, जो विधायक है जिसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, जिनके द्वारा TAC बनाया जाना चाहिए, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाना चाहिए, वो लोग एकजुट होकर के आदिवासी बहुल इलाके में हमें किस प्रकार का शासन चाहिए और किस प्रकार का विकास हम लोगों को चाहिए, उस पर कोई अवधारणा बना के, कोई अंडरस्टैंडिंग बना करके उस पर काम नहीं किया है। खाली वो जो मेन स्ट्रीम राजनीति है उसी में खींच देते हैं। तो ये हमारे देश का जो सिस्टम बनाया है, एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली बनाया है, उसमें आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासियों को अपने जो बहुत लड़ाई लड़े थे, अपने बिरसा मुंडा, फिर और भी बहुत सारे लोग ना, सिद्धू कान्हू और भी बहुत सारे आदिवासी नेता गण ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाए थे। उनके दौरान उनके हर एक आवाज और उनके हर एक आंदोलन के बाद में ब्रिटिश ने यह समझा कि आदिवासी इलाके में अपना सुशासन, पारंपरिक सुशासन व्यवस्था है और उनके इलाके में बाहर से लोग घुसने से, गैर आदिवासी लोग उनके इलाके में घुसने से उनके इलाके में जो सुशासन है, शांति है, वो भंग हो जाता है। इसलिए हमको आदिवासी बहुल इलाकों के लिए अलग से प्रावधान और कानून बनाना चाहिए बोल के ब्रिटिश अधिकारियों को यकीन दिलाया। क्या चीज ने यकीन दिलाया? आदिवासियों का जो ऐतिहासिक आंदोलन रहा और उसमें सबसे सबसे पहला आंदोलन मेरे हिसाब से चाईबासा इलाका में, खुट्टी, रांची, उन इलाकों में हुआ जहां पर मुंडा और हो आदिवासी और उरांव आदिवासियों ने मिल करके कोल विद्रोह किया। उस विद्रोह को कोल विद्रोह बोलते हैं, अंग्रेजी में द ग्रेट कोल रिबेलियन बोलते हैं। उसको आपके गूगल में सर्च करने से मिलेगा। तो चाईबासा इलाका में जो राजा लोग थे, वो 3 राजा परिवार थे, उनके बीच में झगड़ा चलता था और वो लोग काफ़ी प्रयास किया हो लोगों को अपने कब्जा में रखने के लिए। ये 1831 में हुआ। ये कोल विद्रोह जो है वो 1831 और 32 में हुआ। तो उन समय तक जो ब्रिटिश लोग वहाँ के राजाओं को मदद किया हो लोगों को कब्जा करने के लिए, और उस दौरान बाहर से लोग आकर के वहाँ पर अलग अलग बिजनेस वगैरह के लिए गांव में घुस रहे थे और आदिवासियों का जमीन और उनका उपज सब ले जाते थे जबरदस्त। उसको मालगुजारी बोलते हैं ना, जमीन का टैक्स जमा करने के लिए। तो उन समय, उन दिनों, उसके दौरान आदिवासियों का बहुत शोषण होता था। उस शोषण के खिलाफ आदिवासियों ने उठ खड़े होकर के कोल विद्रोह किया था 1831 और 32 में। उस समय से फिर ब्रिटिश अधिकारी लोग वहाँ पर घूम करके देखे, लोगों से बात किए, तो उन्होंने समझा कि आदिवासियों का अपना सुशासन व्यवस्था है और उसमें बाहर से घुस करके लोग व्यवसाय और टैक्स कलेक्शन ये सब के लिए घुस जाते हैं, तो आदिवासियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, उनके हाथ से उनका जमीन निकल जाता है। हाँ, ये सब के चलते ब्रिटिश ने अलग कानून बनाना शुरू किया। जहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, उन आदिवासी बहुल इलाके में उनके लिए अलग से शासन करने का व्यवस्था। तो उन दिनों 1831-32 की जो लड़ाई के बाद में फिर 1837 में कैप्टन विल्किंसन बोल करके कैप्टन थे, कोलकाता से शासन होता था।
तो कैप्टन विल्किंसन ने घूम करके पता लगाया कि वहाँ पर चाईबासा इलाके में मुंडा मान की व्यवस्था है। तो वहाँ विल्किंसन रूल बोल करके 32 नियम को बना करके उसके अंतर्गत वहाँ के परंपरागत जो लीडर्स हैं मुंडा और मानकी को वहाँ शासन करने का पूरा अधिकार दे दिया। उसके अलावा अभी जो चाईबासा जिला है उसका भौगोलिक क्षेत्र है ना, उस पूरे क्षेत्र को वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट अभी जितना भी है एरिया, उस पूरे इलाके को कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट बोल करके अलग से उसको घेर करके उसमें बाहर के लोगों को घुसने का अनुमति नहीं थी और उसको कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट बोलते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट, उसका इतिहास मिलेगा। तो उस समय से 1837 से लेकर के ब्रिटिश ने अलग से आदिवासी इलाके में शासन करने का व्यवस्था बनाना शुरू किया था। और बाद में जाकर के आज़ादी के बाद में जब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये सारे प्रोविजंस को उसमें डाल दिया और वो है 5वीं अनुसूची का प्रावधान। तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार आदिवासी अपने गांव में और अपने आदिवासी बहुल इलाके में स्वशासन कर सकते हैं। स्वशासन मतलब स्वराज, अपने लोग तय करेंगे कि आप हमारे गांव में जो संसाधन है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसके द्वारा हम अपना विकास अपने तरीके से करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सारे इतिहास और लड़ाई का जो इतिहास है और उस लड़ाई के फलस्वरूप जो उन्हें विशेष अधिकार मिला है, ये सारे चीज़ आदिवासी बच्चों को सिखाया नहीं जाता है। उनके स्कूल टेक्स्ट बुक में ये नहीं है। उनके किसी भी आप देखिए स्कूल से लेकर के कॉलेज में जितने भी सिलेबस है उसमें आदिवासियों का इतिहास, उनके पूर्वजों जो हीरोज हैं उनके अधिकार के लिए जो लड़े थे और उनके लड़ाई के कारण जो कानून आया, जो प्रावधान आया संविधान में भी, वो इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। संविधान के द्वारा आदिवासियों को उल्टा सिखाया जाता है कि तुम लोग बैकवर्ड हैं, तुम लोग दूर दराज के इलाके में रहते हो, तुम लोग गंदे हो, तुम लोग पीते हो, तुम लोग असभ्य हो, इस तरह के झूठ सिखाए जाते हैं। तो इस झूठ को काटना होता है और ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप लोगों को उसका प्रावधान सीखना होगा, सबको सिखाना भी होगा। कुछ ट्रेनर्स को हम आपके बीच से उत्पादन करना होगा, जो ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर्स बोलते हैं ना, TOT, ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर्स, मतलब यहाँ से या आप लोग जो संगठन बनाएंगे उसके द्वारा वो लोग इस प्रावधान को सीखेंगे। परंपरागत तरीके से आदिवासियों के अधिकार को अपने लोगों को नहीं बताने के कारण और अपने गौरवमय इतिहास को नहीं समझ पाने के कारण, जानकारी नहीं उनको दिया जाने के कारण वो लोग बाहर के लोगों को दिक्कू बोलते हैं। हाँ, दिक्कू शब्द सुने होंगे, हम लोग झारखंड में खूब इसका इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी के बाद माने 2000 तक दिक्कू शब्द का बहुत इस्तेमाल होता था। दिक्कू का मतलब है बाहर से आए हैं, आदिवासियों के बीच में बाहर से घुसे हैं और जो आदिवासियों का शोषण करता है, मतलब आदिवासियों के सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं जानते हैं, उनके भाषा को नहीं जानते हैं, बाहर से आए हैं शोषण करने के लिए, उनको दिक्कू बोलते हैं। दिक्कू हिंदी शब्द दिक्कत है ना, दिक्कत शब्द है, आदिवासी को जो दिक्कत देता है उसको दिक्कू बोलते हैं। लेकिन शिक्षा के द्वारा आदिवासी युवा युवतियां जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको भी एक प्रकार से दिक्कू बनाए जाते हैं। वो खुद समाज को नीचा समझना शुरू करते हैं, खुद में हीन भावना का अनुभव करना पड़ता है, करने का उनको महसूस होता है, क्योंकि वो गांव अपने स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनको उनकी भाषा में शिक्षा नहीं मिलती है, जबकि संविधान में यह लिखा है कि प्राइमरी स्कूल तक हर एक बच्चा को अपने मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार है। तो जहाँ पर लोग हैं चाईबासा में जिनके साथ में हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पर बच्चे 5 साल के बच्चे भाषा के अलावा कुछ भी नहीं जानता है जब उसको पहला क्लास में भर्ती करता है, लेकिन उसको पढ़ाने वाले नहीं जानने वाले।
आजकल कुछ हो टीचर्स हैं पारा टीचर्स के रूप में, लेकिन 10 साल पहले सारे स्कूल में टीचर्स बाहर से होते थे, दिक्कू टीचर्स होते थे। हाँ, और वो जब हिंदी में खो खो सिखाएगा उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ, उससे बात करके उसको समझाने के लिए वो टीचर प्राप्त नहीं है, और बच्चे उसको सुन करके नहीं समझने के कारण और उसको नहीं समझने से फिर उसको गाली देने के कारण वो भाग जाता है, तब उसको बोलेगा देखो जंगली बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। यही होता है आदिवासी इलाके में, यही हुआ है। कई सालों से इस तरह की चीजों होने के कारण उनका आत्मबल टूट गया, उनका धार्मिक बोध वो हम लोगों के दिक्कू लोगों से देख करके हम लोगों को नमूना बनाया है। ठीक ना, जो लूट का सिस्टम बना हुआ है उसको हम उनको भी सिखा रहे हैं। ये लूट के सिस्टम में ही तुम लोगों को बढ़ना है, इसको तुम लोगों को कॉपी करना है। कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो वीडियो के दास बन के रहना है, और मुखिया है तब भी वो अपना ब्लॉक ऑफिस सारे झूठ सिखाया गया है। तो हम लोगों को ये सारे झूठ को उलटना होगा। और आखिरी में मैं फिर से एक आप लोगों को थोड़ा सा और चीज बता करके, मेरा टाइम और होगा है ना, तो ये संसाधन जो है उड़ीसा में जितना भी संसाधन है उसका 70% 80% आदिवासी बहुल इलाकों में है। सेम झारखंड में भी वही है। इसका कारण है कि आदिवासी जंगल और पहाड़ की ओर अपना घूम फिर करके आके सेटल हो गए। ठीक ना, जैसे सुंदरगढ़ में पहले आदिवासी लोग थे, आप ही मुख से हम सुबह सुने हैं ना, सही बात है ना। तो जहां पर बड़ा सा घना फॉरेस्ट है ना, उसके नीचे खनिज रहता ही है। इसलिए आदिवासी जंगल और पहाड़ की ओर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूर जाति व्यवस्था के सिस्टम से बाहर दूर रखने के लिए आए, और वहां पर अपने खेत वगैरह बनाए, गांव बनाए, है ना। तो जहां पर पहले मतलब फॉरेस्ट जहां पर थिक है, बहुत घना है, उसके नीचे खनिज होता ही है, कोई ना कोई खनिज होता ही। जैसे आपके नियमगिरी में जो बक्साइट है, बक्साइट क्या करता है, बक्साइट एक स्पंज जैसा है। स्पंज मतलब जो उसको स्पंज को हिंदी में क्या बोलता है, बरसात में वो पानी को जमा करके रखेगा, उसके बाद में गर्मी के दौरान धीरे धीरे करके वो रिलीज करते रहेगा। तो इसलिए वहां पर पेरेनियल स्ट्रीम्स रहता है, वहां पर झरना रहता है। अगर वो बक्साइट को निकाल लीजिएगा, सारा पानी का स्रोत वहां खत्म हो जाएगा। तो जहां फॉरेस्ट है वहां खनिज उसके नीचे है, और जहां फॉरेस्ट और हिल्स है वहां पर आदिवासियों ने आके शरण लिया था। इसलिए अभी हम जहां जहां आदिवासी है वहां फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के नीचे खनिज है। तो आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा सा समस्या खड़ा हो गया है। अगर हम आदिवासियों को के दर्द को नहीं समझेंगे और उनके साथ नहीं चलेंगे, तो हम शायद सारे चीज खो के बैठेंगे। हमने 5वीं अनुसूची आदिवासियों के ब्रिटिश के साथ में जो लड़ाई, ये सारे चीज तक बोला। उसके बाद में उसके पहले का थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। आपको सोचना है आदिवासी कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिवासी वही है जब सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हुआ था अतीत में, उस समय मैदानी इलाके में जहां पर अच्छा फल क्या बोलेंगे उर्वर भूमि है, जो फर्टाइल लैंड है, वहां पर सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू किया था। तो जो ज्यादा मेहनत किए या ज्यादा ताकतवर लोग थे, उनके पास धन इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास जो धन है वो हमारे बच्चों को ही मिले। और जाति व्यवस्था के बारे में भी, जब आदिवासियों के बारे में, आदिवासी कौन है उनको जानने का प्रयास करेंगे, तो जाति व्यवस्था के बारे में भी आपको बात समझना होगा। तो मैदानी इलाकों में जब सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू किया, वहां पर जो धनी हो गए हैं वो लोग अपने संपत्ति को इकट्ठा करके अपने लिए रख दिया, और बाकी लोग जो मेहनत कर रहे थे उन लोगों को बोला कि तुम लोग नीच लोग हो। वही जाति व्यवस्था है। जो धन इकट्ठा करके अपने आप को ऊंच घोषित किया,
वो जो जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उसके नीचे पंचम वर्ण का जो दलित है, अछूत है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और जब मैदानी इलाके में इस तरह का जो जाति व्यवस्था जो सताने वाली है, शोषणकारी है, ये व्यवस्था उठ खड़ा हो गया, तो उस व्यवस्था में शामिल होने से इनकार करने वाले अपने आप को पहाड़ों, जंगलों पर, जहाँ पर जो मैदानी इलाके में जाति व्यवस्था और शोषण, छुआछूत मानने वाले, ऊंच नीच के भाव रखने वाले लोग पहुंच नहीं सकते हैं, उनके पहुंच से, उनके चंगुल से अपने आप को स्वतंत्र करके, स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में वो लोग भाग करके अपने आप को दूर जंगल और पहाड़ों के इलाके पर स्वतंत्र रूप से घूम फिर करके जंगल पर आधारित फल फूल, जड़, कंदा, ये सब खा करके, तो ऐसा एक संस्कृति है आदिवासियों का। इसलिए मैदानी इलाके में जो जाति व्यवस्था को मानने वालों का और आदिवासियों का सांस्कृतिक मूल्य अलग है। संस्कृति अपने जो प्रोडक्शन सिस्टम है ना, मार्क्स के लैंग्वेज में, कार्ल मार्क्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। अपने संसाधन का किस प्रकार आप उत्पादन करके अपना जीवन यापन को निभाते हैं, उस सिस्टम को मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो आदिवासी लोग जाति व्यवस्था से दूर होकर के जंगल में मुक्त रहने के लिए, जंगल पर आधारित मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जब भूख लगती है तो आपको प्रकृति प्रदान करती है। प्रकृति हमेशा फल फूल रहता है, हाँ, तो आपको कल के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। इसलिए आदिवासी अपने संस्कृति में बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने को प्राथमिकता नहीं देते। उनका प्राथमिकता है कि स्वतंत्र रहना है हमें, और हमें आज का जीवन पूर्ण रूप से खुश होकर के उसको मना के जीना है। हम किसी को ऊंच और नीच नहीं मानेंगे। हम बड़े, बच्चे, बूढ़े सब मिलकर के गाएंगे, नाचेंगे, जो है उसको बांट के खाएंगे। ये संस्कृति है, ये रियल सोशलिज्म आदिवासियों का है। क्योंकि वो जाति व्यवस्था और पूंजीवादी, पूंजी को जमा करके, धन को इकट्ठा करके, दूसरों को सता करके, उनको कब्जा करके, उसी को बढ़ा, मतलब लक्ष्मी की खोज एक किताब है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ना, रुडोल्फ दोनों पति पत्नी हैं, उन लोग भारत में अध्ययन किए। उन्होंने कहा कि भारत का जो व्यवस्था है वो लक्ष्मी के खोज में चलता है। और लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी एक देवता है जो धन, यश, हाँ, प्रताप और शक्ति और संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए मदद करेगा आपको। तो लक्ष्मी के खोज में हम लोग मेन स्ट्रीम के सो कॉल्ड मुख्यधारा के लोग, जो मैदानी इलाके में जाति व्यवस्था और पूंजीवाद दोनों मानने वाले लोग, हम लोग सोचते हैं कि विकास का मतलब है कि सारे चीज़ों को लूट करके, बाकी अन्य लोगों को भी लूट करके, प्रकृति का चीज़ों को भी लूट करके, अपना सारे विकास के नाम पर सारे चीज़ों को लूटते रहो। यही मैदान हम लोगों के भारत के मुख्यधारा का मूल्य है। तो आदिवासियों के मूल है कि हमको स्वतंत्र रहना है, हमको आज का जीवन को खुशी से जीना है। हम कठिन परिस्थिति में ही रहेंगे तब भी हम अपने मेहनत करके अपने इज्जत को बनाए रखते हुए, सबको बराबर मानते हुए हम जिएंगे। जितना जरूरत है उतना हम प्रकृति से लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इस चीज़ को समझने से, और आदिवासियों को जिनको हम लोग अभी तक हाशिए पर ढकेल दिए हैं, उस चीज़ को हम लोग स्वीकारेंगे, तभी हम आदिवासियों को मदद कर सकेंगे। और आदिवासियों के साथ अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं पूंजीवाद से, और जो माइनिंग का जो लूट है उसको लड़ने के लिए आदिवासियों को हम लोग मिलके साथ देंगे, उनके ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए उनके साथ में उनके मूल्यों को समझते हुए काम करेंगे, तब हम इस लूट को शायद रोक सकते हैं। इतना ही मैं बोलना चाह रहा था। मैं सोचता हूँ मेरी बात आपको समझ में आया होगा। बहुत धन्यवाद।